अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी बेसिक बातों को समझेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का। ये चैप्टर असल में रिएक्शन की स्पीड और वो फैक्टर्स जो स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं उनको, और मैकेनिज्म किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करता है, इस तरह की जनरल बातों को और कुछ ऐसे स्टेप्स या ऐसे प्रोसेसेस जिनके ज़रिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं, हाफ लाइफ मेथड एक्सेट्रा, इन सारों को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन से अमोनिया प्रोड्यूस करें। अब वो केमिकल रिएक्शन किन कंडीशंस पे अमोनिया की ज़्यादा और कम वक्त में मिकदार पैदा करेगा। ये कम वक्त में मिकदार पैदा करने का ये फ़ायदा होगा कि मैं मार्केट की डिमांड को ईजिली मीट कर सकता हूँ। अगर मेरी प्रोडक्ट ही कई साल बाद बन रही है तो ऐसी तो प्रोडक्ट का मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है जो मार्केट की डिमांड को ना पूरी कर सके। कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या लेबॉर्ट्री में किए जाएं। कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। असल में ये रिएक्शन काइनेटिक्स जो आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसके अंदर इस सारी चीज़ों की स्टडी है। तो हम इनको वन बाय वन इन पार्ट्स को, थ्योरीज को और इससे रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन की मेजरमेंट की टेक्निक्स या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है। इसके एंड पे आर्हीनियस इक्वेशन है जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और पढ़ना शुरू करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स को। स्टूडेंट, रिएक्शन काइनेटिक्स, सबसे पहले तो हम रिएक्शन और काइनेटिक्स दो वर्ड्स को सेपरेट कर लें। काइनेटिक्स का मतलब होता है टू मूव, चलना, मूवमेंट करना। इसका मतलब रिएक्शन की मूवमेंट या स्पीड से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो रिएक्शन काइनेटिक्स में की जाती है। रिएक्शन तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है, उसकी मूवमेंट कितनी स्पीड से है, इसको हम रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें जो हमारी बुक में गिवन है, वो ये है कि ये स्टडी असल में रिलेटेड होती है किससे, रेट ऑफ रिएक्शन से। यहाँ रिएक्शन का मतलब केमिकल रिएक्शन है। एक रिएक्शन वो होता है जो हम गुस्से में प्रोड्यूस करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, रिएक्टेंट्स ए के ए मोल्स बी के बी मोल से रिएक्ट करते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी कि ये एक डायरेक्शन में ही जाता है। मसलन कागज़ को जला दें तो उसको जल कर जो प्रोडक्ट बनाएगा वो वापस कागज़ में आप बदल नहीं सकते, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ए के ए मोल्स बी के बी मोल से मिलकर सी के सी मोल्स बनाते हैं और डी सेकंड प्रोडक्ट के डी मोल्स बनाते हैं। स्टूडेंट, ये जो आपके आपस में रिएक्शन करने वाले स्पीशीज हैं ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई स्पीशीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं रिएक्टेंट से, वो कहलाती हैं प्रोडक्ट्स। इस दौरान पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। इस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं और इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना। फॉर एग्जांपल, आप अगर नेचुरल एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हम यूजुअली कार्बन वगैरह को बर्न करते हैं, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि रिएक्टेंट्स विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कंपोजिशन, इसमें बॉन्ड, ये डिफरेंट चीजें हैं। रिएक्टेंट्स केमिकली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। इसको हम बड़ी दफा डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। स्टूडेंट, ये रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, यानी कि ये रेट इस रिएक्शन का क्या होगा? रेट का मतलब है स्पीड या विद टाइम कितनी चेंज होगी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर। ये वो फैक्टर्स जो इस केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कि हमारे जहन में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जब भी हम फैक्टर्स का नाम लेते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो यूजुअली जो फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइम फैक्टर होता है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर जो हम स्टडी करेंगे वो होता है कंसंट्रेशन। इसके अलावा कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इनहिबिटर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप यूं सोचें कि एक रिएक्शन हो रहा है और मैं आपसे आके कहता हूं स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को स्पीड अप कर दें, तो आप मुझसे सवाल ये पूछेंगे सर इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम कौन सा फैक्टर चेंज करें। यूजुअली जो हम पहला हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा फैक्टर जो हम चेंज करें, वो ज़्यादातर टेम्परेचर ही होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन अक्सर और बेशतर इंक्रीज हो जाता है। अब फैक्टर्स फॉर एग्जांपल इनका क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन पे, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, यानी कि वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म के तहत प्रोसेस होता है, उस मैकेनिज्म में वो कौन सा स्टेप है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा, स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, ये सारी चीजें हमारी कंसर्न है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को अब आपको दोबारा पढ़ाऊं तो ये कुछ इस तरह बनेगी। रिएक्शन काइनेटिक्स वो केमिस्ट्री की ब्रांच है या वो स्टडी है जिसके अंदर हम करते क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को, कौन सा, केमिकल रिएक्शन के रेट को, स्पीड को स्टडी करते हैं और उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे दो बातें आप ज़रा सुन लें, देन हम फर्दर नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आप यूँ समझें कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपस में कोलाइड करते हैं। असल में ना कोलिजन थ्योरी या थ्योरी रिलेटेड टू द इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन, उसमें ज़रा हम देखते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड करते हैं। अगर तो इनकी इफेक्टिव कोलिजन होगी, अगर तो इनकी कोलिजन इफेक्टिव होगी और एक ख़ास ओरिएंटेशन में होगी तो इनका रिएक्शन हो जाएगा और इनके रिएक्शन से नई प्रोडक्ट बनेगी। उस प्रोडक्ट में होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल इसका, इस मॉलिक्यूल का एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम से जुड़ जाएगा, इस तरह कि एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी। इससे ये था A2, ये था B2 और ये मिलकर बना रहे हैं AB। ये तब होगा आपका रिएक्शन जब आपकी कोलिजन्स जो होंगी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो अफेक्टिव होंगी और एक खास ओरिएंटेशन में होंगी। ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव स्पीशीज की तरफ से जाके अटैक कर दे और वो अटैक पॉसिबल हो जाए। यूजुअली होता यूं है कि एक खास डायरेक्शन में कोई स्पीशीज आके अटैक करती है और प्रोडक्ट बनाती है। ऐसी चीज़ों को हम यूजुअली स्टडी करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अल्काइल हैलाइड्स वगैरह के टॉपिक के अंदर SN1 और SN2 रिएक्शंस हैं, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ओरिएंटेशन का कितना ज़्यादा अफेक्टिवनेस है, रिएक्शन में हिस्सा है। खैर हमारे लिए इफेक्टिव कोलिजन वो है जिसमें रिएक्शन हो जाए, इससे आसान मैं डेफिनेशन नहीं बता सकता। हमारे यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन ज़रूरी नहीं हो। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ और मैं आराम आराम से चलता हुआ जा रहा हूँ और किसी शख्स से टकरा गया हूँ, इस सूरत में हमारी इनइफेक्टिव कोलिजन हुई है, ना वो गिरा है ना मैं गिरा हूँ, लिहाजा हो सकता है कि हमारे दरमियान किसी किस्म की बहस भी ना हो, यानी कि रिएक्शन भी ना हो। और अगर मैं भागते हुए जाके टकराया हूँ उससे तो अफेक्टिव कोलिजन हो सकती है, हमारी आपस में बहस हो सकती है कि भाई हम जब जा रहे हैं रास्ते में तो टक्कर हो जाए तो खुदा न खास्ता किसी का नुकसान हो जाए, यानी कि रिएक्शन हो जाए। सेम इसी तरह अगर दो मॉलिक्यूल एक लो एनर्जी से टकरा रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी कोलिजन इफेक्टिव ना हो, एक खास एनर्जी होगी तो वो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो दैट इज़ वाई हमारा टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। याद रखिएगा रिएक्शन दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद मेरी दोनों साइड्स के, अगर तो मैं रिवर्सिबल कंसिडर कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में मैं यही कहूँगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा कुछ फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो चाहे रिवर्स का हो। अगर तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो मैंने लिया है
तो इसमें सिर्फ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पे भी फैक्टर असरअंदाज होते हैं। वही फैक्टर्स रिवर्स रिएक्शन में रिवर्स रेट पे भी असरअंदाज होते हैं। क्योंकि अभी मैं कंसर्न इतनी डिटेल में नहीं हूँ, लिहाजा हमारे लिए ये बेहतर है कि हम इसकी बेसिक थ्योरी को जज कर लें और पढ़ लें। स्टूडेंट, कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। कुछ रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि वो पलक झपकने में, यानी कि सेकंड के 10वें हिस्से में 1/10 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, इट टेक्स सम मिनट्स टू कंप्लीट। और कुछ रिएक्शन तो वेरी वेरी स्लो होते हैं, जिनको कई महीने लग जाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप समझे, ये आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, आपने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। जैसे ही आपने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन इतना तेज हुआ कि पलक झपकने में, यानी कि सेकंड के भी कुछ हिस्से में, आपकी प्रोडक्ट बन गई। कौन सी? सिल्वर क्लोराइड। कैसे पता लगा मुझे? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, पहले नहीं थे, अब बन गए। इट मींस देयर इज अ केमिकल चेंज। ये सिल्वर क्लोराइड इनसोलेबल है सोल्यूशन के अंदर, दैट इज व्हाई वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट में अपीयर हो गई है। और जो दूसरी प्रोडक्ट बनी है, दैट एज यू कैन सी इट इज सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट साल्ट्स पानी में सोलेबल होते हैं, लिहाजा वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आपको नजर नहीं आते। समहाउ ये इतना तेज रिएक्शन था कि पलक झपकने में हो गया। अब अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करें, एस्टर असल में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के तौर पे यूज होते हैं। दैट्स व्हाई हम अक्सर बोलते रहते हैं एस्टर एस्टर एस्टर। बार बार आपकी सेकंड ईयर केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर में यूज होता है। ये केमिकल इंपॉर्टेंस रखता तो है रिएक्शंस के मुतालिक, इससे बहुत सारी हम हाइड्रोलिसिस वगैरह के जरिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, मगर ये एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का केमिकल है, जिससे हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बनाते हैं, कैंडीज में डालते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 3 एस्टर्स हैं, इन तीनों एस्टर के आगे इनका आर्टिफिशियल फ्लेवर रखा हुआ है। ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ये कैंडीज वगैरह में यूज होता है, इनके नाम है एस्टर के, देन आर्टिफिशियल फ्लेवर हैं। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दीज नेम्स और फ्लेवर्स, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये इसलिए है। जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होती है, उसमें एस्टर कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड या जिससे भी मिलके बना है, जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके बना है, प्लस अल्कोहल के अंदर। ये रिएक्शन उसको अपने पेरेंट कंपोनेंट्स में या पेरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोलिसिस के जरिए वाटर को यूज करते हुए लाइसिस कर देते हैं, तोड़ देते हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ स्लो रिएक्शन की एग्जांपल में मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस, वाटर को यूज करते हुए तोड़ देना। हाइड्रो वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, थोड़ा सा नहीं होता तो 2-3 कतरे डाले एस्टर में प्रोडक्ट बन गई, नो 2-3 लीटर डालना पानी। लाइसिस, ब्रेक डाउन। तो वाटर को यूज करते हुए अगर आप एस्टर को ब्रेक डाउन कर दें, बहुत सारा वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर, तो वो कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये स्लो होता है, फास्ट नहीं होता। अच्छा, वेरी स्लो रिएक्शन की क्या एग्जांपल है? बड़ी आसान सी एग्जांपल है। हमारे घर में बगीचों में चेयर्स पड़ी होती हैं, लोहे की चेयर्स या लोहे के कोई भी पीसेस हों, तो आप देखते हैं कुछ आहिस्ता आहिस्ता जंग लगना शुरू हो जाता है। ये रस्टिंग का जो प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। इसको टाइम के साथ साथ आप देखते हैं कि आपकी सारी मेटल या मेटल की चेयर या कोई भी मेटल का पीस है, वो रस्ट अवे हो जाता है, ईटन अवे होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से खाया जाता है, खराब हो जाता है, आपके काम का नहीं रहता। मेटल की असल जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको डिस्टर्ब करता है, रस्ट। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है, महीने लग जाते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियां जो होती हैं, आप कई कई साल इस्तेमाल करते हैं, तब जाके उसके किसी हिस्से पे कहीं रस्ट अपीयर होता है। उसकी एक तो वजह ये भी है कि उस पर प्रोटेक्टिव कोटिंग्स लगी होती हैं, दूसरी वजह ये भी है कि रस्ट को फैलने में टाइम लगता है, वो महीनों का प्रोसेस है। तो कुछ हिस्सा सेकंड का, कुछ मिनट्स का और महीनों का, मीन्स रिएक्शन बहुत तेज भी हो सकते हैं, बहुत स्लो भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे। असल में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता क्या है, इसको जरा हम देखते हैं। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई, ये जरा देखें। एक रिएक्शन है NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में,
और खुद कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स पे मिलके बना है, 2 स्टेप से। पहले स्टेप में NO2 से मिलके एक इंटरमीडिएट या अनस्टेबल स्पीशीज या दरमियानी प्रोडक्ट बनाता है, फाइनल नहीं, मिड की कोई चीज बनाता है, उसे कहते हैं NO3 और साथ बनाएगा NO। ये रिएक्शन, ये वाला स्टेप स्लो होता है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत स्लो स्टेप है। ये NO3 दूसरे स्टेप के अंदर रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से और इसको कार्बन डाइऑक्साइड और खुद NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इस रिएक्शन को कैलकुलेट करें ओवरऑल तो ये क्या बनेगा जरा देखते हैं। ये बनेगा इस तरह कि NO, ये चाहिए फास्ट है, पहले मैं लिख दूं। ये NO का स्टेप इससे कैंसिल हो गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये NO2 का स्टेप इससे कैंसिल हो गया, तो क्या पीछे बचा, NO2 प्लस CO विल मेक CO2 और NO, यानी कि ये ऊपर वाला रिएक्शन ही बन गया। असल में है क्या, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। तो केमिकल रिएक्शन जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप में हो, केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो सकते हैं। तो अगर वो बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं तो उनमें कुछ स्टेप स्लो होंगे, कुछ फास्ट होंगे। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट को डिटरमिन करेगा, बताएगा। तो स्लोएस्ट स्टेप इन दोनों में कौन सा है, ऊपर वाला। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेप नंबर 1 पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि केमिकल रिएक्शन समटाइम जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हमारे सामने लगता है कि ये रिएक्टेंट्स इस प्रोडक्ट में चेंज हो गए, ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में चेंज हो गए, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो। वो समटाइम रिएक्टेंट कोई दरमियानी इंटरमीडिएट स्पीशीज बनाते हैं, देन वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं लकड़ी काट के लाऊं तो पहले उसके पीसेस करूंगा, पीसेस को साफ करके उसकी शेप दूंगा, देन उसकी चेयर बनाऊंगा। तो वो लकड़ी रॉ मटेरियल है, दरमियान में जो पीसेस किए हैं उसको साफ कर रहा हूँ, जोड़ने से पहले जो इंटरमीडिएट चेयर की जो पार्ट्स बने हैं वो आप समझ लें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स थी या इंटरमीडिएट स्पीशीज थी ऑफ रिएक्टेंट, और फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो मेरी चेयर थी जो एंड पे बनी है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या हो गया, इट इज अ स्टेप, इट इज स्लोएस्ट स्टेप इन केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। इट डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि ये है, इसके अलावा भी एग्जांपल है, अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो उनमें स्लोवेस्ट स्टेप होगा, सबसे ज्यादा टाइम रिक्वायर करेगा, वो होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। लास्ट रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली पढ़ लेते हैं, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आसान लफ्जों में है स्पीड ऑफ रिएक्शन, तेजी रिएक्शन की स्पीड। अगर मैं इसको सिंपली बताना चाहूँ, यानी कि अभी मैं मैथमेटिकल इक्वेशन और रिलेशंस की तरफ ना ही जाऊँ तो बेहतर है, मैं आपको जनरल आइडिया देना चाहूँ, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वो चेंज को जितना वक्त दरकार है, ठीक है, और जितना चेंज आया है। यानी कि अगर ये कंसंट्रेशन से यहाँ क्या मुराद है, यहाँ मेरी कंसंट्रेशन से मुराद है वो रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स जो हैं वो विद टाइम डिक्रीज करेंगी और प्रोडक्ट जो हैं वो विद टाइम इंक्रीज करेंगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का हो या प्रोडक्ट का हो, उसको जितना टाइम लगता है, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लूंगा, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन को चेंज इन टाइम टेकन यानी कि T2 माइनस T1 टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर लूंगा, या जो भी मैं टाइम इंटरवल के अंदर स्टडी करना चाहता हूँ, चाहे वो मिड में कहीं स्टडी करना चाहता हूँ, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। ये मैथमेटिकल फार्मूला है कैलकुलेट करने का रेट ऑफ रिएक्शन। इसके एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जो कि कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम के होते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप बात करेंगे ना रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन
ड्यूरिंग द रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। शुरू में बड़ा फास्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं, मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। तो रिएक्टेंट कम होने की वजह से आहिस्ता 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 अपना स्पीड, अपना रेट ऑफ कन्वर्जन कम करते जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आप इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कौन से हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशन और उसकी वो फैक्टर्स के नेम बताने होंगे, कोई से 3 फैक्टर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और दूसरा आपने ये बताना है रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है। मैंने एग्जांपल भी बता दी है जो कि आगे बुक में किसी टॉपिक के अंदर लिखी हुई है, मगर मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है और ये उसकी डेफिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।